Hi students, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Today in this video we are going to discuss a very important topic of the English language and it is about part of speech. तो आइए part of speech के बारे में जान लेते हैं. तो there are mainly 8 parts of speech in English language and the first is noun. तो सबसे पहले noun को जानने का प्रयास करते हैं. तो पहले तो इसकी definition समझ लेते हैं हम कि noun is a name of a person, place or thing. यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान को हम संज्ञा कहते हैं. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलेंगे. तो आइए इन जो हमने लिखा पर्सन, प्लेस और थिंग, इससे हम जानने का प्रयास करते हैं कि नाउन जो है वो किसे कहते हैं. तो पहले पर्सन की बात करें तो पर्सन में जैसे मैं अपना नाम लिख दूं यहाँ पर तो ये नाउन होगा. तो इस तरह किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो नाउन जो है उसको हम रखेंगे. लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. हमने पर्सन में हमने एनिमल को भी डालना है और पर्सन में हमने वर्ड्स को भी डालना है. जो पक्षी होते हैं उनको भी डालना है. उसको अलग से हम काउंट नहीं करेंगे. तो पर्सन में व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा, एनिमल का नाम भी आ जाएगा और फिर जो आपके वर्ड हैं, पक्षी हैं, उनके नाम भी आ जाएंगे. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर आपने नोट कर लेनी है कि पर्सन में हम एनिमल और वर्ड भी इंक्लूड करेंगे. दूसरा है प्लेस. प्लेस की बात करें तो स्थान को हम बोलेंगे. जैसे हम यहाँ कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा जो है वो आपका नाउन हो गया. तो स्थान है. इसके अलावा कि कोई और जगह होगी, कंट्री होगा या किसी भी स्थान के लिए हम जो है वो उसको हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे. तो ये तो था आपका पर्सन, प्लेस. तीसरा इस यहाँ पर लिखा है थिंग. थिंग को हम हिंदी में वस्तु कहते हैं. अब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नाउन में आ जाएंगी. ये लगभग हर चीज़, थिंग जो है वो लगभग हर चीज़ को जो है वो कवर कर लेता है. जैसे हम थिंग्स में किस किस को इंक्लूड करेंगे? जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे वाटर है, टच कर सकते हैं इसको हम थिंग में रखेंगे. ये जिसको हम देख सकते हैं उसको भी थिंग में रखेंगे. या जो चीज़ हम फील कर सकते हैं या जिसको हम सुन सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम थिंग में रखेंगे. जैसे ऑनेस्टी है तो इसको हम फील कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ मोटे तौर पर ये कहूँगा कि थिंग्स जो है वो लगभग हर चीज़ को, मैक्सिमम चीज़ को कवर कर देती है. तो जिसमें हम the things which we can see, which we can touch, which we can hear and feel, तो ये सारा आपका आ जाएगा नाउन की कैटेगरी में. लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेंटेंस लिखते हैं. क्योंकि दिक्कत तभी आती है बच्चों को जब एग्ज़ाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको कोई सेंटेंस दे दिया और बच्चों को बोला कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द नोन इन द गिवन सेंटेंस. तो बच्चे जो है वो दे फील डिफ़िकल्टी. तो इसके लिए एक सिंपल रूल है, वो आप अपने दिमाग में बिठा लें तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा नाउन को आइडेंटिफाई करना. जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ ये यहाँ पर कि अनिल इज नोन फॉर ऑनेस्टी. ऑनेस्टी. तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा कि अनिल जो है वो ईमानदारी के लिए जाना जाता है. तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कहीं भी आपको कोई सेंटेंस नज़र आता है तो उसमें सबसे पहले आप देखिए उसमें वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए. यहाँ पर वर्ब है नाउन, आगे वर्ब भी आएगा पार्ट ऑफ स्पीच में, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पर नाउन जो है वो वर्ब है. तो वर्ब मतलब क्रिया. अब ये वर्ब जो है ये इसके लिए हम कौन और किसके लिए, कौन और किस लिए. अब अनिल ईमानदारी के लिए जाना जाता है तो इस पर जाना यानी कि जानना, नोन, ये क्रिया होगी. अब क्रिया से हम प्रश्न करते हैं कि कौन जाना जाता है, कौन जाना जाता है. ठीक है. कि हु इज नोन, किसको कौन जाना जाता है. तो हमारा आंसर होगा अनिल. क्या आंसर होगा? अनिल.
अनिल किस लिए जाना जाता है? दूसरा, अगर हम इस क्रिया के अनुसार प्रश्न करें कि अनिल किस लिए जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑनेस्टी। क्या आंसर होगा? ऑनेस्टी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर क्रिया के ऊपर अगर आप प्रश्न करें कौन, किस लिए, कैसे, और उसका जो उत्तर निकल कर आएगा, जैसे इसका उत्तर निकल कर आया अनिल, फिर दूसरे में उत्तर निकल के आया ऑनेस्टी, तो जो आंसर सामने आता है उसको हम नाउन कहते हैं। यहाँ से इस सेंटेंस से आपको ये चीज़ मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये तो था नाउन के बारे में। आइए अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन। उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। तो एक हो गया नाउन और दूसरा जो है वो है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। हिंदी में इसको हम सर्वनाम बोलते हैं। जब हमें हिंदी में पता लग जाता है वर्ड का मीनिंग, तो हमें इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। इस करके मैं हिंदी में भी इसका मीनिंग डाल रहा हूँ। तो प्रोनाउन किसको कहेंगे? द वर्ड, इट इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है, वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज होगा। जहां पर हमने नाउन को यूज नहीं करना है उसकी जगह हम लगाएंगे प्रोनाउन। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का सब्स्टिट्यूट है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। यानी कि ये किसी का स्थान लेगा। तो यहाँ किसका स्थान लेने की बात हो रही है? नाउन का स्थान लेने की बात हो रही है। तो प्रोनाउन हम कहेंगे जो नाउन की जगह वर्ड इस्तेमाल होगा, जहां पर हम नाउन यूज नहीं करेंगे उसकी जगह हम लगाएंगे कोई दूसरा वर्ड, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी बात। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन में डालता हूँ, लिखी थी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि राम इज ए poor boy, he works very hard। अब मैंने सेंटेंस डाला कि राम इज ए पुअर बॉय, कि राम एक गरीब लड़का है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, बहुत कड़ा परिश्रम करता है। अब यहाँ पर आप समझिए बात को कि मैं यहाँ पर मेहनत कौन कर रहा है? बहुत ज्यादा राम कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर राम नहीं लिखा, राम की जगह लिख दिया ही। राम की जगह किसने ले ली? ही ने। इट मीन्स ही इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड राम। राम की जगह कौन ले रहा है? ही। यानी कि राम नाउन है, तो नाउन के स्थान पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? ही। और ही क्या हो गया? ही आपका प्रोनाउन है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो नाउन की जगह वर्ड यूज होगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो आपका ही जो होगा यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। boys are playing, they are very active। अब मैंने सेंटेंस लिखा है कि लड़के खेल रहे हैं, वे बहुत ही एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। अब यहां पर सक्रिय एक्टिव कौन है? लड़के। एक्टिव कौन है? लड़के। लेकिन हमने लिखा लड़कों की जगह कौन सा वर्ड यूज किया? दे। यानी कि
बॉयज की जगह किसने ले ली? दे वर्ण। तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन। दे क्या हो गया? प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई अगर आपने किसी सेंटेंस में करना है तो इसके वही रूल है जो नाउन के लिए रूल है। यानी कि नाउन को जो आइडेंटिफाई करने के लिए आप रूल लगाते हैं वही प्रोनाउन के लिए लगाते हैं। इसके बाद थर्ड जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आपका एडजेक्टिव। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। हिंदी में इसे हम कहते हैं विशेषण। अब विशेषण किसको कहेंगे? जो क्वालिटी बताएगा। तो किसकी क्वालिटी बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। सो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which adds meaning to a noun or pronoun। दोबारा फिर मैं समझा देता हूं। एडजेक्टिव हम किसको कहेंगे? जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, यानी कि उसके मीनिंग को क्वालिफाई करेगा, उसके मीनिंग को और जो उसमें एडिशन करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। विशेषण का मतलब हो गया जो विशेषता को बताएगा। जैसे किसकी विशेषता बताएगा? किसकी क्वालिटी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। दिनेश इज अ गुड बॉय। राम इज ए ब्रेव पर्सन। या एक और लिख देते हैं। दिस बोर्ड इज वाइट इन कलर। अब मैंने 3 सेंटेंसेस में लिखे। दिनेश एक अच्छा लड़का है। अब देखो, पहले तो अगर आपको नाउन समझ आ गया तो इस सेंटेंस में आप नाउन पहले फटाफट आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिनेश नाउन है, बॉय भी नाउन है, क्योंकि लड़का कौन है? दिनेश। तो ये दिनेश की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड कि लड़का है, लेकिन लड़का कैसा है? अच्छा लड़का है। तो लड़के को वो अच्छा बना रहा है। किस वर्ड से बन रहा है अच्छा? गुड लगाने से। तो गुड आपका हो गया एडजेक्टिव। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे राम की बात करें कि राम इज ए ब्रेव पर्सन। तो राम कैसा व्यक्ति है? राम बहादुर व्यक्ति है। तो ब्रेव क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। दिस बोर्ड इज व्हाइट इन कलर। ये जो बोर्ड है वो किस तरह का है? अगर हम इसमें व्हाइट ना लिखें तो इसकी हमें विशेषता का पता नहीं चलेगा। तो व्हाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। व्हाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन उसकी विशेषता को बताता है। ठीक है, तो ये तो था। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है नंबर 4, वर्ब। वर्ब इसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अगर इसकी हमने डेफिनेशन देनी है तो हम कह सकते हैं अ वर्ब इज ए वर्ड दैट tells something
about place, comma person or, तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो एक सेंटेंस के अंदर वो वर्ड होता है जो हमें किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हमें बताता है कि उसमें वो क्या कर रही है। उसके बारे में अगर हमें किसी वर्ड से पता चलता है तो वो वर्ब हम कहेंगे उसको। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सीता sings a song, या राम reads a book। अब मैंने ये दो सेंटेंस लिखे। पहला, सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर सिंग जो है ये वर्ब का काम कर रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से निकाल लूँ तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि सीता क्या कर रही है। तो वर्ब सीता का एक्शन बताता है कि सीता गाना गा रही है। इसी तरह राम पुस्तक पढ़ता है, तो अगर मैं यहाँ पर रीड वर्ड लगा दूँ तो ये वर्ब का काम करेगा। अगर इसको मैं निकाल लेता हूँ तो राम के एक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन और प्रनाउन। जो हम कह सकते हैं कि जो सीता है या राम है, ये नाउन है दोनों, तो इनका जो एक्शन है वो हमें वर्ब से पता चलता है। तो अगर और इसको सिंपल तरीके से समझना है तो जब भी हम किसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद जो लास्ट वर्ड आता है उसी को ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, सीता गाना गाती है। सीता, ये हिंदी में लिख देता हूँ ना, सीता गाना गाती है। इसमें जो लास्ट में वर्ड आया गाती यानी कि सिंग्स, यही आपका वर्ब है। यानी कि जब हम किसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके जो सबसे लास्ट में जो वर्ड आता है वही हमारा वर्ब होता है। जैसे दूसरा लिखा था, राम पुस्तक पढ़ता है, तो लास्ट में पढ़ता आ रहा है, पढ़ता है, तो पढ़ता जो वर्ड हुआ यानी कि रीड, वो आपका वर्ब हुआ। आइए अगला पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। इसका अगला पार्ट ऑफ स्पीच है नंबर 5, एडवर्ब। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में विशेषण क्रिया भी कहते हैं, विशेषण क्रिया। तो एडवर्ब की हमने डेफिनेशन देनी है। तो एडवर्ब इज ए वर्ड that adds meaning to all parts of speech except noun, pronoun and इंटरजेक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वो वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर जो लगभग सभी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको मॉडिफाई करता है, उनको मीनिंग को ऐड करता है। लेकिन इसमें सभी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से ये छोड़ देने हैं नाउन, प्रनाउन और इंटरजेक्शन। इनके अलावा सभी पार्ट ऑफ स्पीच को ये मॉडिफाई करेगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। एग्जांपल लेता हूँ मैं, गौरव राइट्स नीटली।
तो मैंने यहाँ पर लिखा कि गौरव जो है वो साफ लिखता है, तो यहाँ पर राइट जो है वो वर्ब है। गौरव की लिखाई कैसी है? साफ, बिल्कुल साफ सुथरी। तो इसने जो राइट वर्ब था इसको और इसका मीनिंग को और ऐड किया, तो इसको इसने मॉडिफाई कर दिया। पहले लिख रहा था, फिर इसको इस वर्ड को यहाँ ऐड किया हमने, तो ये बिल्कुल साफ लिख रहा था, यानी कि इसको इसने बदल दिया, लिखने को साफ लिखने में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसके मीनिंग को इसने मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो नीटली वर्ड हमने लिखा इसको हम एडवर्ब कहेंगे। और भी आप एडवर्ब लिख सकते हैं, जैसे ये तो था वर्ब का, एडवर्ब हो गया पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। तो हम एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का देख लेते हैं। गौरव इज अ वेरी गुड बॉय। अब ये एग्जांपल लिखिए हमने कि गौरव बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो अब गुड आपको पता है, मैंने समझाया था पहले, इसके पार्ट ऑफ स्पीच में आ गया था कि गुड जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है? गुड एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बता रहा है ना, तो इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये गुड को वेरी गुड कर रहा है ये वर्ड। जब हम वेरी लगा रहे हैं तो ये अच्छे को और अच्छा बना दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वेरी जो है वो ये हमारा एडवर्ब है। वेरी क्यों एडवर्ब हो गया? क्योंकि इसने गुड को मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम एडवर्ब को कहेंगे कि ये वो वर्ड होता है एक सेंटेंस के अंदर जो लगभग सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर देता है, सिवाय नाउन, प्रनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के। आइए अगला पार्ट ऑफ स्पीच जान लेते हैं आप। ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम किसको कहेंगे? इट इज ए वर्ड यूज्ड विद नाउन और pronoun to show its relation with some other words, in a sentence। प्रेपोजिशन हम किसको कहेंगे कि ये सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रनाउन के साथ ये वर्ड यूज होता है, और ये हमें बताता है कि जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड हैं उसके साथ इनका क्या रिलेशन है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ, वहाँ से आपको ये प्रेपोजिशन का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कैट इज अंडर द टेबल। सीता is reading in the room। अब मैंने ये दो सेंटेंस लिखे हैं इसमें कि कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट क्या है? नाउन है। अब कैट नाउन है और हमें इस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि बिल्ली जो है वो मेज के नीचे है। तो बिल्ली और मेज के बीच में जो रिलेशन है वो हम तभी बना पा रहे हैं जब हमने ये वर्ड बीच में अंडर जो है वो डाला है। अगर हम इस वर्ड को यहाँ से हटा दें तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कैट और टेबल के बीच क्या आपस में संबंध है। तो यहाँ पर अंडर वर्ड जो है हम कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन का काम करता है। सिमिलरली ये दूसरा एग्जांपल जो लिखा, सीता इज रीडिंग इन द रूम, यहाँ पर सीता नाउन है। सीता कमरे में
पढ़ रही है, ये हमें इस वर्ड से पता चल रहा है जो हमने यहाँ डाला है इन। अगर इसको हम निकाल लें तो हमें सीता और रूम के बीच का जो संबंध है उसका पता नहीं चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन जो है वो एक सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच क्या कनेक्शन है उसको हमें बताता है। इसी तरह द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन भी प्रेपोजिशन हो गया। तो और भी बहुत सारे वर्ड जो है जो प्रेपोजिशन का काम करते हैं। तो ये तो था पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 7 है कंजंक्शन। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच हम ले रहे हैं कंजंक्शन, और इसका मतलब होता है कि ये वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो इसको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं, कनेक्टर का काम करता है ये। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट joins two words or sentences या clauses। तो ये इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच में वो वर्ड होता है जो कोई दो वर्ड को जोड़ता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम एंड रहीम। अब ये दो वर्ड है राम और रहीम, इनको अगर जोड़ना है तो हमने एंड से जोड़ा है, तो एंड हम कहेंगे कि ये कंजंक्शन है। अगला, राम इज अ गुड बॉय but he is not here। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा, ये दो सेंटेंस हो गए। राम इज ए गुड बॉय एक सेंटेंस हो गया, ही इज नॉट हियर ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस को ये बट वर्ड जो है वो जोड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बट जो है वो कंजंक्शन है। इसी तरह बिकॉज, इफ, एज, तो ये जो है वो हम एज ए कनेक्टर या कंजंक्शन इनको यूज कर सकते हैं। तो ये तो था 7th पार्ट ऑफ स्पीच। अब लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन, उसको देख लेते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है वो किसी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो हमें सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सॉरो उसको हमें आभास कराता है, तो उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज या एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग और इमोशंस। जो अचानक जो फीलिंग्स या इमोशंस आते हैं उसके लिए हम वर्ड का जो यूज करते हैं उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे वर्ड है हुर्रा, दी वन द मैच। अब नाउ दिस इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो हम हुर्रा जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये इंटरजेक्शन है। इसके लिए हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। ये इंटरजेक्शन जो हो वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। जैसे सडन फीलिंग हम इस वर्ड से भी शो कर सकते हैं, ओ ही इज डेड।
वी आर शॉक्ड कि मैं मर गया, तो हम ये वर्ड लगा रहे हैं हो इज डेड। तो ये हमारा 8th पार्ट था। सो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच थे जो कि टोटल 8 हैं, और इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके एक्सप्लेन किया। इनको अगर डिटेल में हमने एक्सप्लेन करना है तो इसका एक एक पार्ट का अलग से एक एक लेक्चर बनता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग, and don't forget to subscribe my channel. Thanks.